बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, अली हैदर साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। आज भी पाकिस्तान के अंदर सियासी और कानूनी मामलात के हवाले से एक अहम दिन रहा। क्या जजेस की, फौजियों के हुक्मरानों की और सियासतदानों की फ़ोन कॉल्स अब कानूनी तौर पर टेप की जा सकेंगी? 24 साल पहले जो शख्स मुल्क के स्याह सफेद का मालिक था, अब उसके साथ क्या हुआ है, वो किस हाल में है? हुकूमत 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 माह का रिलीफ दे रही है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए? ये मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन पहले बात होगी बानी तहरीक इंसाफ के टूटते ख्वाब की। बानी पीटीआई की इद्दत केस में मुमकिना रिहाई के बाद भी अडयाला जेल से रिहाई का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इद्दत केस में खावर मानेका की 1 माह के अंदर अपील का फैसला रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया कि इद्दत केस में अपीलों पर फैसला 12 जुलाई तक किया जाए, जिसके बाद एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कानात पैदा हुए। लेकिन ये उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ गई जब आज ही के दिन लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान के जलाओ घेराव के मुकदमात में 3 रोज कबल पीटीआई के बानी की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर दलाल के बाद फैसला महफूज किया था। सरकारी वकील ने बानी पीटीआई की जना हाउस और दूसरे दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी का मुतालबा किया और मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए उनकी गिरफ्तारी दरकार है। पीटीआई का दावा है कि बानी तहरीक इंसाफ अक्सर मुकदमात में बरी हो चुके या उनकी जमानत हो चुकी और अब सिर्फ इद्दत केस ही उनकी रिहाई के रास्ते में वाहिद रुकावट है। लेकिन दूसरी जानिब जहां पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई को नए मुकदमात में उलझाने की सफबंदी कर ली, वहां अदालत से 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत का खारिज होना भी बानी पीटीआई के लिए खतरे की घंटी है कि वो इद्दत केस में रिहा भी हो गए तो उससे पहले ही 3 मुकदमात में गिरफ्तार होकर अडयाला जेल के ही मेहमान रहेंगे। ये वो अहम मामला है जिस पर बात करेंगे और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आप लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि इद्दत निकाह केस में शायद ये फैसला आपके लीडर के हक में आ जाए और 12 जुलाई को उनकी रिहाई मुमकिन हो पाए, लेकिन आज तो मामला बिल्कुल उलट हो गया और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अबूरी जमानतों पर फैसला सुनाते हुए जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। तो अब आगे क्या होगा, कैसे उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें ये तवक्को ज़रूर थी कि जो केसेस हैं वो सारे 2 नंबर हैं, तो वो सारे केसेस जो है ना वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ का खदशा और इस चीज़ का हमें एहसास था कि ये जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ये इमरान खान से इतना डरा हुआ है कि मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको शायद रात को नींद आती होगी, नहीं आती होगी, हड़बड़ा के उठ जाते होंगे कि वो नहीं होते, वो एक नाइटमेयर आ रहे होते हैं कि भाई वो कोई आ तो नहीं गया, उसको हुकूमत तो मिल गई, तो वो लोग भला क्यों उसको निकलने देंगे ऑन मेरिट, वो उसको रखेंगे। और मैं आपको एक चीज कर देता हूँ, आपने ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर केस, जो जुडिशियल मर्डर था, वो आपने उसकी जजमेंट पढ़ी है ना जी? ठीक है। अब उस जजमेंट को जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर ले कि उनमें से जो एक्टर्स हैं उनके या जो उनके से जो लोग हैं उनके नाम बदल दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आज उस वक्त एक शख्स का कत्ल हुआ था, आज एक पार्टी का, इंक्लूडिंग उस पार्टी के लीडर का, उस पार्टी का और उन सब लोगों का जिन्होंने उस पार्टी को वोट दिया है, आज इस सब चीजों का कत्ल हो रहा है। तो अब मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे जो जुडिशरी है, ये जब हम जिन लोगों ने ये जुडिशियल मर्डर किया था उनकी आज क्या हालत है, उन जजों को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील क्यों कामयाब नहीं हो रहे कि अभी तक इमरान खान को वो रिहा नहीं करवा सके? ये डिवीजन है पार्टी के अंदर, उसके नुकसान भी हैं? नहीं, देखिए इस तरह होता है कि मैं वकीला को ब्लेम नहीं करूंगा,
ये चीज एक स्क्रिप्ट भी है ना, ये चीज बाज चीजें हो रही हैं, उन्होंने करना है और ये चीजें उन्होंने कोशिश करनी है। इनका जो मेन टारगेट है, दो चीजें हैं। एक तो इन लोगों ने इमरान खान के ऊपर जो ये नया तोशाखाना केस जो रोक के रखा हुआ है, 5 मई को फर्स्ट टाइम हुआ था और उसके बाद उसको अभी कितने दिन हो गए, तकरीबन 60-70 दिन हो गए, वो रोक के रखा हुआ है। उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही और उसको इसलिए एज अ क्या कह सकते हैं, एज अ बफर रखा हुआ है कि अगर वहां से हो तो इधर इनकी गिरफ्तारी डाल दे। और चूंकि अब एक्ट भी चेंज हो गया तो 40 दिन तक तो उनका फिजिकल रिमांड होगा। दूसरी तरफ वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से उनको ATC एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से उसमें उनको कहीं फंसाए और फिर उनको डायरेक्ट मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाए, ताकि, और यहाँ पे ये मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर वो कर रहे हैं ताकि समहाउ ही escape या he is trapped into somewhere जहां पे बाकी जजेस के ऊपर कोई इन्हिसार ना हो। ये मेरा खर्च नहीं, आप कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसमें आपने कहा कि इनको अंदर ही रखना है। स्क्रिप्ट लाने वाला या लिखने वाला क्या चाहता है इमरान खान से? देखिए, वो इमरान खान को पावर में नहीं देखना चाहते। इस पूरे सिस्टम, ये जो स्टेटस को है, ये स्टेटस को चलता है बेईमानी पे, रिश्वत पे, ये चलता है 2 नंबरी पे, ये इन चीजों पे चलता है और यहाँ से इन सब की कमाई होती है। इमरान खान ने इन लोगों को वहां पे जब रोका है, तो जब सब लोगों की कमाइयां रुकेंगी या जब लोगों के जो पावर वहां से हटेंगे, तो मुझे एक बात बताए, वो उसको क्यों आने देंगे? वो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू कम? एक शख्स है जो उनकी वो जो चेन रिएक्शन है उसको रोक रहा है। एक शख्स है जो उस पाकिस्तान जिस भंवर में है उसको निकालना चाहता है, लेकिन बाकी सब लोग उधर मजे कर रहे हैं। वो भला इसको क्यों आने देंगे? नहीं, ये 9 मई भी यही मौकफ है अभी भी कि 9 मई भी स्क्रिप्ट लिखने वालों ने किया है। देखिए, जिन मुकदमात में आज अबूरी जमानत खत्म हुई है। देखिए, मेरा मौकफ 9 मई का ये है कि उससे 1 साल पहले तकरीबन 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च का कहा था कि हम निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें तोड़ फोड़ या हो, तो ये 25 मई की बात आ जाती है। लेकिन आप देखिए, 25 मई से पहले 2 दिन पहले जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उनके लीडरानों को घरों से और ये सारी चीजें अबडक्ट करना शुरू कर देता है, जिस तरीके से यास्मीन राशिद साहिबा सड़क पे बैठी थी, उनकी गाड़ी तोड़ी गई थी, अब उसके बाद आंसू गैस वगैरह जब होते हैं, ये चीजें, तो ये याद रखिए, हमेशा जो मॉब होता है, जो क्राउड होता है, वो रिएक्ट करता है, वो पथराव करता है। इस चीज को उन्होंने तसलसल बरकरार रखा हर जगह पे, और ये मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त की जो लीडरशिप थी पाकिस्तान, ये जो डिस्ट्रक्शन मूवमेंट PDM-1 जो थी, उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था कि इनको इस तरह एंगेज करेंगे और एक किस्म का क्रुशेंडो करते करते, मतलब पीक करते करते इनको ऐसी जगह पे ले आएंगे और इनको, मतलब उनको ये भी बताना था कि भाई हम लोग पावर में नहीं है, कुछ और वो कर रहे, तो कर करा के उन्होंने ये सब कुछ कराया। क्योंकि आज भी जितने लोगों ने जो ये कहते हैं ना कि जलाव किया, वो तोड़ी चीजें हैं या मुजस्मे फेंके हैं या सब कुछ किया, उनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो PTI का लीडर हो। नहीं, हुमायूं साहब ये फरमाइएगा, हुमायूं साहब एक छोटी सी चीज़ ये फरमाइएगा, जैसे आपने खुद फरमाया कि स्क्रिप्ट लिखने वाला ये सब कुछ कर रहा है, तो इससे ये तासुर जाता है कि दबाव है। हम तो समझते हैं कि अदलिया आज़ाद है और अदलिया में ये मामलात चल रहे हैं, तो आखिर डेडलॉक कहां पर है? स्क्रिप्ट लिखने वाला ऐसा आपसे क्या चाह रहा है जो आप नहीं कर पा रहे? और एक तरफ हम देखते हैं कि सियासी तौर पर आप APCA में आने को तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब फिर मुज़ाकरात करने की जो बात है उसकी इनकारी भी की जाती है। देखिए, इस तरह है, जब आप कहते हैं कि दबाव नहीं है, अदलिया आज़ाद है, तो मेरे ख्याल में शायद आज भी बाज़ लोग ऐसे हैं मेरी नज़र में जो रोटी को चोची कह रहे हैं। जब जजेस खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर दबाव है, और जिन जजों ने कहा है उन सब के ऊपर आपने देख लिया है कि रेफरेंसेस भी आने शुरू हो गए हैं, या उनके ऊपर कुछ कभी एक चीज नहीं, दबाव के तहत फैसले तो नहीं हो रहे ना हुमायूं साहब? मुझे एक बात बताइए, तो शाखाना का जो पहला केस था वो दबाव नहीं था? आप मुझे ये बताएं, जब आप शरीयत के खिलाफ जाके फैसले कर रहे हैं वो दबाव नहीं था? आप मुझे जब बताएं जिस तरीके से ये साइफर केस को जिस तरीके से हैंडल किया वो दबाव नहीं था?
मतलब दबाव क्या था, आपने तो, मुझे तो ऐसे लग रहा था उनका आपने टेढ़वा दबा के वो गर्दन ही बिल्कुल वो करके रखी हुई है। ये इतना दबाव, देखिए आई डोंट नो कि हम लोग किस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा, अब आप देख लें, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वो वर्कर है, वो क्या चीज है, ही इज जस्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर। अब मीडिया कोऑर्डिनेटर अचानक कहीं चला गया है, किसी को पता नहीं है कहाँ चला गया, क्या हो गया। ये चीजें दबाव नहीं है तो ये क्या है? हम लोग की आज जो आपने एसआरओ आपने देखा जो निकला हुआ है, ये एसआरओ क्या है? ये आर्टिकल 14 जो प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी है, उसको खिलाफ कर। पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मरसद मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ के हवाले से आगाह कर रहे थे। उम्मीद तो उनको यही थी कि 12 तारीख को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन अब नहीं लग रहा। अभी एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत ही अहम मामला आपके सामने रखना है, क्योंकि आज पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी इदारे को फ़ोन टेप करने की इजाज़त दे दी गई है। क्या जजेस की, फौजियों की, हुक्मरानों की, सियासतदानों की और सहाफ़ियों की, सबकी कॉल्स टेप की जाएंगी? ये कानून में कहाँ स्टैंड करेगी जो कॉल टेप की जाएगी? इससे जुड़े बहुत से अहम सवालात हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बार फिर बात करेंगे एक और अहम मामले के हवाले से। नाज़रीन, क्या जजेस की, फौजियों की, हुक्मरानों की और सियासतदानों की फोन कॉल्स भी टेप की जा सकेंगी? क्योंकि हुकूमत की इजाजत के बाद अब ISI कानूनी तौर पर भी शहरियों की फोन कॉल सुन सकेगी और उन्हें रिकॉर्ड कर सकेगी। वफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती के मफाद में किया गया। अब से चंद दिन पहले 2 जुलाई को यह खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियां सार्फिन के डाटा और रिकॉर्ड की निगरानी का निजाम चला रही हैं। टेलीकॉम कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो मोबाइल फोन सर्विसेज फराहम करती है। निगरानी का यह निजाम लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया था कि वो नामजद एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए यह निजाम दरामद करें और इसे नस्ब करें। नामजद एजेंसी किसी भी सिम या मोबाइल फोन के IMEI नंबर की शनाख्त के लिए लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट को दरखास्त देती है। दरखास्त के लिए बस एक बटन दबाना होता है। इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम पहले ही टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ा होता है। बटन के दबते ही मतलूबा सारिफ के मोबाइल फोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू, डाटा और SMS वगैरह एक सर्वेलेंस सेंटर तक पहुंच जाते हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को तकरीबन 40 लाख सार्फिन के फोन कॉल, मैसेजेस और दीगर डाटा तक लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए रसाई दे रखी है। यह मालूमात ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान सामने आई थी और अब वफाकी काबीना ने कॉल सुनने और रिकॉर्ड करने का बाज़ाब्ता इख्तियार भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हसास इदारे को कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। उमर अयूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, अहम बात यह है कि फोन टेपिंग पर सियासी जमातों के मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पार्टी के बानी कहते थे फोन टेपिंग हिफाजत के लिए जरूरी है। बाद में इनकी अपनी टेपशुदा फोन कॉल्स लीक हुई। जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त मरियम नवाज की रिकॉर्ड शुदा फोन कॉल्स लीक हुई थी। उस वक्त मरियम नवाज फोन टेप करने पर माजरत करने का मुतालबा किया करती थी और अब उनकी अपनी हुकूमत ने इसकी बाज़ाब्ता इजाजत दे दी। माजी में जजेस और सियासतदानों की टेपशुदा फोन कॉल्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। यहां तक कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने यह इंकशाफ भी किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम की फोन कॉल टेप की थी, जिसमें वो 2014 के धरने के दौरान अफरा तफरी फैलाने और वजीर आजम हाउस पर कब्जा करने के अहकाम दे रहे थे। नाज़रीन, तो अब काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद क्या जजेस की, फौजियों की, हुक्मरानों की, सियासतदानों की और सहाफ़ियों की फोन कॉल्स भी टेप की जा सकेंगी? और क्या वो रिकॉर्डिंग किसी केस में सबूत के तौर पर अदालत में भी पेश की जा सकेगी? यह अहम सवाल है और इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन साहब, ये फरमाइएगा, अब ये मामला जब सामने आया तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और इसकी हदूद व क़यूद क्या होंगी कि किसकी रिकॉर्ड हो सकेगी टेप और किसकी नहीं? देखें, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये एक्ट 1956 के तहत ये हुकूमत वक्त को इख्तियार दिया गया है कि वो बाकायदा ऑथराइज करे किसी ऑफिसर को कि वो टैपिंग कर सके। अब कानून तो हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें उसको यूज़ करना है या मिस यूज़ करना है।
अगर आप उसको यूज करेंगे कानून के मेरा पैरामीटर्स में रहते हुए फिर तो वो ठीक है। मसलन आप अगर सर्विलेंस करना चाहेंगे किसी दहशतगर्द ग्रुप को कौमी सलामती के हवाले से, और ये भी देखा गया है कि एजेंसीज ने ऐसे कई फोन टैप किए हैं जिनकी रिकॉर्डिंग सामने भी आई है। मसलन तालिबान की एक मीटिंग की जो कन्वर्सेशन है वो भी टैपिंग के जरिए हम तक पहुंची और उस पर हम सुनने को मिला कि जी कि वो प्रोग्राम बना रहे हैं पाकिस्तान पर हमला करने की। तो वो तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब इसी कानून को आप मिस यूज करके एक आम बंदा, आम शख्स, पाकिस्तानी, चाहे वो चाहे जज है, चाहे जनरल है, यही दो पहलू हैं कि कानून को अगर आप सही पैरामीटर्स में और पार्लियामान में के बनाए गए स्पिरिट के मुताबिक उसको यूज करेंगे तो वो तो ठीक है। हमारे यहाँ एक सियासी तनाजुर में भी बादशाह साहब इसको देखा जाता है करके ये यूज करेंगे। जी ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है मिस यूज करेंगे तो बादशाह साहब ये फरमाइएगा, आईनी ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनको भी टेप किया जा सकेगा? उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी रिकॉर्ड की जाएंगी? जो ऑफिशियल्स बैठे हैं आला ओहदों पर क्या वो भी इसके अंदर फॉल करेंगे? उनकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये अगर इस तरह का होगा तो वो मिस यूज के ज़मरे में आएगा, क्योंकि जो आला ओहदों पे मुतमक्कन है वो पूरी अपनी जिंदगी एक गुजार के तो वहां तक पहुंचते हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी जो वाबस्तगी है वो शक्को शुबा से बालातर समझी जानी चाहिए, और उनके फोन टैप करना ये गैर कानूनी होगा और मिस यूज के जुमरे में आएगा, जिसको वो कानून भी इजाजत नहीं देता। जिस कानून के तहत एक ऑफिसर को ऑथराइज कर दिया गया कि जी 18 ग्रेड से अबव का ऑफिसर टैप कर सकेगा या कॉल ट्रेस करेगा। अच्छा बादशाह साहब, क्योंकि इसके हदूद क़यूद का जो है वो वाज़े नहीं की जा सकी कि किसकी की जाएगी किसकी नहीं की जाएगी, लेकिन आज जो हुकूमत मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है, वो कहते हैं कि जी उनको ये फैसला अच्छा लग रहा है। इससे कबल यही हुकूमत मरियम नवाज का अपने शॉट चलाया, वो कहती थी माफ़ी मांगे जिन लोगों ने मेरी टेप रिकॉर्डिंग की है। तो आप क्या देखते हैं सियासी तनाजुर में जो लोग आज शहनाइयाँ बजा रहे हैं कल अफसोस भी करेंगे? ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जब जो सियासतदान है वो अगर अपोजिशन में होते हैं तो फिर सारी लाकानूनियत नजर आती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती हैं, आइन की खिलाफ वर्जी नजर आती है, तो फिर वो एहतजाज करते हैं। और वही लोग जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो समझते हैं कि चूंकि माइट इज राइट और पार उनके हाथ में है तो वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं और अपने मुखालफ को दबाने का, कुचलने का उनको हक हासिल है, लिहाजा वो फिर कर गुजरते हैं। और ये ऐसा साइकिल पाकिस्तान में बदकिस्मती से 76 साल से चल रहा है कि किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम दो रॉन्ग मिलके एक राइट नहीं होता। आज अगर आप किसी से पूछें तो वो कहेगा 2018 के इलेक्शन के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ, उनसे जब पूछेंगे तो वो कहेंगे जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और हमारे साथ गैर आईनी इक़दामात किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सियासी तौर पर तो हम देख रहे हैं, सियासी तौर पर हम देख रहे हैं नुकसान हो रहा है सियासतदानों को। इसका फायदा किसको होगा ये जो अब वफाकी हुकूमत ने कानून पास कर दिया? इजाजत दे दी। देखिए इसका फायदा यकीनन तीसरी कुव्वत को होगा, और सियासतदान इसी तरह अगर आपस में उलझते रहेंगे और आपस में ग्रैंड डायलॉग नहीं करेंगे और अपने नहीं वाला है कि ना खत्म होने वाला है। और आप देख लीजिएगा कि कल अगर पाकिस्तान, ठीक है, ये देखना ये होगा कि आज अगर ये फैसले सियासी कुव्वतों को अच्छे लग रहे हैं तो कल इनके फायदे या नुकसानात उनको क्या हो सकते हैं जब इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एक और अहम मामला है। गुज़िश्ता 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक कमज़ोर और ज़ईफ़ शख्स पुलिस एहलकारों की मिन्नतें कर रहा है, जबकि उसके साथ खड़ा उसी का बेटा पुलिस एहलकारों को अपने ही बाप को गिरफ्तार करने का कह रहा है। बाप बेटा
उसी का बनाया गया आशियाना छीन रहा है बेटा बाप से। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आज से 24 बरस कबल तक यह शख्स मुल्क स्याहो सफेद का मालिक था। यह शख्स लोगों की जिंदगियों का फैसला करता था। वो अपनी उंगली के एक इशारे से लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करता था। यह शख्स तय करता था कि कौन पसे जिंदा रहेगा और कौन तख्तादार पर झूल जाएगा। उसके एक इशारे से लोगों की रिहाई के परवाने जारी होते थे। उस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद ज़ईफ शख्स 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स था। अगर यह शख्स सुबह को शाम कह देता तो हर किसी को उसे शाम ही कहना पड़ता था। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक यह शख्स दहशत की अलामत समझा जाता था। माजी में इस शख्स को दुनिया ब्रिगेडियर इम्तियाज के नाम से जानती थी, जो अपनी नीली आंखों की वजह से बिल्ला मशहूर था। नाज़रीन, ताकत, इक़्तिदार और शोहरत का निशाना नशा इंसान को मुस्तकबिल के तसव्वुर से बेगाना कर देता है। इंसान कल की फिक्र से आजाद और जीना शुरू कर देता है। एक ऐसा शख्स जो एक दहाई तक पाकिस्तान में स्याहो सफेद का मालिक रहा, जो सुबह को शाम कहता तो सभी को तस्लीम करना पड़ता। 1990 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे की नाकाम कोशिश के दौरान वो किरदार पहली बार सामने आया। इस शख्स ने सियासतदानों के जमीर खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल किया। ये वही शख्स है जिसे पाक फौज से जबरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ के पहली बार वजीर आजम बनने पर यह शख्स डायरेक्टर आईबी लगा दिया गया। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल हो या क्लीन अप कराची ऑपरेशन, अल जुल्फिकार नामी अस्करी तंजीम का खात्मा हो, हर 80 और 90 की दहाई का यह एक मुतनाज़े किरदार रहा। यह शख्स आज इस जायदाद की वजह से जिल्लत उठा रहा है जिसकी खातिर उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। ब्रिगेडियर इम्तियाज ने दौरान सर्विस 41 प्लॉट बनाए, जिनमें से 11 इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाकों में थे। यही नहीं बल्कि जेवरात, नक्द और दीगर जायदादें इसके अलावा थी। इम्तियाज बिल्ला ने अपनी सर्विस के दौरान अपना असर रसूख इस्तेमाल करके प्लॉट हासिल तो कर लिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आमदन से जायद असासे बनाने पर इसको 8 बरस की कैद सजा सुनाई गई। जेल से रिहाई के बाद 2010 में दोबारा से गिरफ्तारी। नाज़रीन, इम्तियाज बिल्ला एक वक्त में नवाज शरीफ की आंखों का तारा था। एसआई में होते हुए नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के अहम एमएनएन ने खरीदने की कोशिश की। इस खरीदो फरोख्त की बाबत बेनजीर को इल्म हो गया। उन्होंने पाक फौज की क़यादत को बताया। बेनजीर हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्जाम में ब्रिगेडियर इम्तियाज को ISI से निकाल दिया गया तो उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ ने उन्हें पंजाब हुकूमत का मुशीर बना दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक इम्तियाज बिल्ला ने हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर बेनजीर हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी। नवाज शरीफ के वजीर आजम ब्रिगेडियर बिल्ला इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह तैनात हुए। उन पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज को जहर देने का इल्जाम आयद हुआ। मुल्की सियासतदान में दौलत के इस्तेमाल और मेंबरान असम्बली के खरीदो फरोख्त के आगाज का मलबा भी ब्रिगेडियर बिल्ला के सर ही रहा। नाज़रीन, इम्तियाज बिल्ला के दौर में कराची में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान कई नौजवान मार दिए गए। उस वक्त दावा किया गया कि MQM क़यादत पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद अज़ां अपने ही दावे से मुकर गए। ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान 15,000 शहरियों के कत्ल का इल्जाम भी ब्रिगेडियर बिल्ला पर ही लगाया जा रहा है। नाज़रीन, जो वीडियो आपको दिखाई, इसमें यह हाथ जोड़ता बाप वही है जिसने इक़्तिदार और ताकत के दौरान साइलिन को जलील किया। IB की सरबराही के दौरान इस शख्स ने सियासतदानों, आम शहरियों, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो सलूक रवा रखा, आज ये देखकर दिल दहल सा जाता है। अपने बेटों की खातिर कई गुनाह किए, कई गलतियां की, आर्मी चीफ को जहर देने के इल्जामात सहे, हुकूमत गिराने की साजिश का मलबा बर्दाश्त किया, सियासत में पैसे और खरीदो फरोख्त का चलन और सियासतदानों को ब्लैकमेल करने की रिवायात की बुनियाद डालने जैसी गलतियां इस शख्स के हिस्से में आई, मगर अब वही बेटे उसे घर से बेघर कर रहे हैं। यकीनन ये वीडियोस हमारा ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफी हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साकिब सईद हमारे साथ मौजूद। साकिब, बताइएगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज यानी ब्रिगेडियर बिल्ला के नाम से जो मशहूर हैं, जब उनका नाम सामने आता है तो ऐसा लगता है कि कोई माजी से जुड़ा बहुत बड़ा वाकया हमारे सामने एक बार फिर से आ रहा है, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है?
जी देखिए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो साबिक सरबराह हैं आईबी के, उनके घर में पुलिस का आना, जैसे कि वीडियो भी इस पे जो है वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर। जैसे कि हमारी पुलिस से भी बात हुई है, पुलिस का कहना है कि अदालत के हुक्म की अमल दरामद के लिए पुलिस जो है ब्रिगेडियर इम्तियाज़ के घर गई है। इसके साथ साथ जो उनके अपने ज़ाती बेटे हैं उमर इम्तियाज़, उसने अपने हिस्से के लिए अब सौतेली माँ के खिलाफ जो है दावा दायर कर रखा है। हमारे पुलिस से बात हुई, उनका ये भी कहना है कि ये जो घर के कागजात जो हैं अदालत के मुताबिक, जो अदालत का हुक्म है वो उमर जो इम्तियाज़ हैं, जो बेटे हैं जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़, उनके नाम पे हैं। चूँकि वीडियो में आप वाज़े देख सकते हैं कि जो बेटे हैं उमर इम्तियाज़, एक वीडियो में जो है उमर इम्तियाज़ जो है वो पुलिस को बारहा कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चूँकि हुक्म जो है मेरे हक पे है, ये घर मेरे नाम पे है, तो गिरफ्तारियाँ डाले। जिस पे पुलिस उस मौके पे कहती है कि हम गिरफ्तारियाँ किस तरह डाल सकते हैं कि एक बुजुर्ग शहरी है, आपके घर का मसला है। इसी में दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें खवातीन भी है। कहा जा रहा है ये खातून जो है वो उमर इम्तियाज़ की बहन है, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ की जो है वो बेटी है। इसके अलावा वीडियो में जो है पुलिस बारहा कह रही है ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को, जो साबिक आईबी रह चुके हैं, कि आप जो है काइंडली इस घर को खाली कर दे। जिस पे ठीक है, ये मनाजिर हमने इस वीडियो में भी देखे। साकिब, ये बताइएगा इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की वीडियो मंजर आम पर नहीं आई क्या? पुलिस ब्रिगेडियर साहब को अपने साथ ले गई थी, या वो उसी घर के उसी पोर्शन के अंदर मौजूद हैं, या किसी और घर में मुंतकिल हुए हैं? इस वक्त ब्रिगेडियर साहब कहाँ हैं? देखिए, हमारी आज पुलिस से बात हुई है, चूँकि ये जो वाक़या है ये ताला शालीमार F10 का इलाका है, ये पोर्श इलाका है। जैसे कि इसमें इस घर के दो पोर्शन हैं। जैसे कि उमर इम्तियाज़ ने जो है पुलिस के मुताबिक जो है ऊपर का पोर्शन खाली करने का बारहा कहा, तो अभी पुलिस के मुताबिक ऊपर के पोर्शन में जो है वो उमर इम्तियाज़ जो बेटे हैं उनके हवाले कर दिया गया है। नीचे के पोर्शन में जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो हैं वो फिलवक्त वहाँ पे रह रहे हैं। अब तक ये सूरत हाल है कि नीचे के पोर्शन में ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, और ऊपर के पोर्शन में जो उमर इम्तियाज़ जो हैं उनके कब्जे में दे दिया है। ये ताज़ा तरीन मामलात इस वक्त इस अहम शख्सियत के हवाले से मौजूद हैं। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हुकूमत के बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे, लेकिन रिजल्ट सिफर। बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को अगले 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस फैसले से 2.5 करोड़ सार्फिन का फायदा होगा, जो कुल तादाद का 94% बनते हैं। ये सब्सिडी देने के लिए हुकूमत अपने डेवलपमेंट फंड से 50 अरब रुपए खर्च करेगी, और कराची के प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फायदा होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी की वजह से होने वाले खसारे पर बात की, शमसी तवानाई से सस्ती बिजली बनाने की भी बात की, लेकिन जिसकी वजह से हम महंगी बिजली के बहरान का शिकार हैं उस पर बात ही नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान में 43,775 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि जरूरत और मौसम के लिहाज से पाकिस्तान में बिजली की खपत 8,000 मेगावाट से लेकर 30,000 मेगावाट तक रहती है। यानी पाकिस्तान में 13,000 मेगावाट से ज्यादा इजाफी बिजली मौजूद है, और यह बिजली कुदरती जराए के बजाय दरामदशुदा तेल और LNG से बनाई जा रही है। इस वजह से यह बिजली महंगी बनती है और मुल्क पर बोझ बनती है। तेल और LNG इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। डॉलर महंगा हो या तेल महंगा हो तो यह बिजली और भी महंगी हो जाती है। वो बिजली कितनी महंगी होती है? इस वक्त पाकिस्तान में जो 301 यूनिट से लेकर 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, वो 1 यूनिट के 57 रुपए अदा करता है, और जिसके माहाना 700 यूनिट खर्च होते हैं उसे 1 यूनिट 70 रुपए का पड़ता है। पाकिस्तान में हुकूमत और निजी शोबा दोनों मिलकर बिजली बना रहे हैं, यानी हुकूमत की जेरे निगरानी चलने वाले बिजली के कारखानों के साथ साथ निजी शोबे के कारखाने भी बिजली बना रहे हैं, और मुल्क में बिजली के खरीदार सिर्फ हुकूमत है। बिजली के निजी प्लांट्स लगाने वालों से जो मुआहदे किए गए उनमें लिख दिया गया था कि बनने वाली बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, बिजली का पैदा होने वाला हर यूनिट हुकूमत खरीदेगी और इसकी कीमत अदा करेगी। इसे कहते हैं
कैपेसिटी पेमेंट। फरवरी की खबर के मुताबिक इस साल बिजली की कीमत 1048 अरब रुपए और कैपेसिटी पेमेंट 2112 अरब रुपए है। मतलब यह कि कैपेसिटी पेमेंट बिजली की असल लागत से भी 2 गुना हो चुकी है। साबिक निगरान वजीर सनत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की ट्वीट है, हमारे बिजली के बिलों में 1 यूनिट पर 24 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे। पावर प्लांट तो जुज़वी तौर पर बंद करने हैं, लेकिन इन्हें कैपेसिटी पेमेंट पर हमें 2000 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है और इन निजी पावर प्लांट्स के किए गए मुआहदे मंसूख कर दिए जाएं और सस्ते जराए से बिजली खरीद कर आवाम को आसानी दी जाए। लेकिन हुकूमत निजी पावर प्लांट से मुआहदों पर मुज़ाकरात के बजाय तमाम बोझ आवाम पर ही मुंतकिल करती जा रही है। निजी पावर प्लांट से किए गए मुआहदों पर अगर किसी ने मुज़ाकरात किए थे तो वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इब्तदाई मुआहदों में यह शामिल था कि यूनिट की कीमत प्लांट्स को डॉलर्स में दी जाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स कर दी थी। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम निजी पावर प्लांट्स को 278 रुपए डॉलर के हिसाब से अदायगियां कर रहे होते और बिजली इससे कहीं ज्यादा महंगी होती जितनी आज है। हुकूमत से पहले से किए गए मुआहदे खत्म करने के बजाय उन्हीं पावर प्लांट से मुआहदों में तोसी दे रही है। रोजनामा द नेशन के 17 मई की रिपोर्ट के मुताबिक गुल अहमद एनर्जी और टेपाल के मुआहदे 2020 को खत्म हो रहे थे, लेकिन इन मुआहदों में 10 साल की तोसी दी गई। दीगर निजी पावर प्लांट्स के मुआहदे 2027 से लेकर 2036 में जाकर खत्म होंगे। हुकूमत 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी सिर्फ 3 माह का रिलीफ दे रही है। वो इन मुआहिदों को खत्म क्यों नहीं करती जो अगले 12 साल तक आवाम का खून चूसते रहे? ये अहम सवालात हैं। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब जानेंगे। राना एहसान साहब, ये फरमाइएगा, 200 यूनिट का इंटरम एक रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब साबिक निगरान वजीर सनत और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की एक ट्वीट भी सामने आई है कि हमारे बिजली के बिलों में 1 यूनिट पर 24 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं, तो इंटरम रिलीफ की जगह मुस्तकिल रिलीफ की तरफ क्यों नहीं जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एनर्जी प्राइस रीबेसिंग होती है एनुअली हर साल। ये एनर्जी प्राइस जब रीबेसिंग की जाती है तो जो एक्चुअल कॉस्ट्स हैं, आपकी फ्यूल की इंक्रीज़ है, जो भी इंटरनेशनल कीमत है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, उसके मुनासबत से की जाती है। तो ये पीटीआई के दौर में 3 साल नहीं हुई, जिसकी वजह से गर्जशी कर्जा जो है वो 1100 अरब से 2400 अरब पे चला गया और मईशत आपकी तबाह हो गई। फिर आपने डिवैल्यूएशन देखी और महंगाई देखी। तो अभी ये जो अगर आपने कोई परमानेंट बिजली सस्ती करनी है तो वो उस तरफ हम गामजन है। एक तो 600 अरब की चोरी होती है, अगर सूबे जो है वो मावनत करें, उसके लिए ताउन करें तो इस चोरी को रोका जा सकता है। फिर आपकी ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमने रिकॉर्ड पीएचडीपी रखा है। अगर वो ट्रांसमिशन के जो बॉटलनेक्स हैं वो दूर होते हैं तो उससे भी बिजली के अंदर कीमत में कमी आएगी। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन है, डिस्कोस की जो एफिशिएंसी बढ़ाएंगी, वहां भी हम जा रहे हैं। लोकल जो इंपोर्टेड कोयला है उसकी तब्दीली लोकल कोयले के साथ वो भी हम कर रहे हैं। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में इसके नतीजे आएंगे। लेकिन अभी जो रीबेसिंग हुई उसमें कीमतें बढ़ी। ठीक है, रीबेसिंग में कीमतें बढ़ी, लेकिन ये जो आईपीपीस का जिक्र हम हर कुछ अरसे बाद सुनते हैं, इनके मुआहदों का जिक्र सुनते हैं और फिर ये पता लगता है कि इन आईपीपीस के मुआहदों की वजह से बिजली महंगी है। तो क्या हम इन आईपीपीस के मुआहदों से नहीं जान छुड़ा सकते? 3000 अरब का हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहीं, मैं नहीं समझता कि आईपीपी के मुआहदे जो हैं वो ये एक चल गई है बात कि आईपीपी के जो मुआहदे हैं वो गलत हैं और वो ठीक हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा। ऐसे नहीं है। कैपेसिटी पेमेंट दुनिया भर में कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी कैपेसिटी पेमेंट होती है। के दौर में कोई 23 मुआहदे रीनेगोशिएट हुए, लेकिन उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। ये असल चीज़ है कि हमने ग्रोथ लेनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और ये जो बिजली है ये खपे तो तब ये बिजली के रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। अगर हम ये कहें कि हमें ये प्रोजेक्ट ही नहीं लगाने चाहिए थे तो फिर और जो है वो हम तो वो भी गलत होता। मुल्क बिल्कुल ही उसका पट्टा बैठ जाता, मईशत का पट्टा बैठ जाता। तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट लगाए गए
जो चीज उसके बाद होनी चाहिए थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सीपेक में फेज 2 था B2B का, कि वहां से इंडस्ट्री रिलोकेट हो, वो नहीं हुआ और आपका ग्रोथ रेट कम रहा, तो उस वजह से आपको ये कैपेसिटी पेमेंट महसूस हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल प्रोजेक्ट किए गए, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अच्छी ग्रोथ देंगे, तो ये बिजली आपकी उसमें कैपेसिटी पेमेंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। नहीं, आपने पीडीए का जिक्र किया था, तो पीडीए की हुकूमत में तो डॉलर पर कैप लगाई गई ना, 148 रुपए तक कैप लगाई गई। आप तो समझते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस कोई मसला ही नहीं है। अगर ये कैप ना लगाई जाती तो अंदाजा लगाएं कि आज बिजली कितनी महंगी हो जाती। नहीं, वो कोई कैप नहीं लगी, ऐसे कैप मुआहदों पे नहीं लग सकती, वो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। वो कैप वो एक आर्जी वो थी, वो कैप इस वक्त मेरा नहीं ख्याल वो मौजूद है। ये गलत है कि वो कैप लगाई गई। उस वक्त जो पीटीआई ने रीनिगोशिएट में, देखें वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट, आप कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, वो फाइनेंसिंग लेता है, तो उसकी जो राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय से आगाह कर रहे थे। अवाम के साथ तो जितने भी सियासी वादे किए गए हैं वो वफा होते हुए हमें कभी नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा शायद कोई तब्दीली आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी तब्दीली का बहुत दफ़ा जिक्र किया गया, लेकिन हमने उसको कभी भी अवाम पर इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। प्रोग्राम से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।